साथ कोई समझौता नहीं करेगा। वैष्णवी पंडित विद्यासागर जी की असली बेटी नहीं है, इसीलिए हम उनके साथ रिश्ता रखने के वचनबद्ध नहीं हैं। आज के बाद घमंडी पंडित के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जो मैं कह रही हूँ वही सही है। आप लोग जब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा कि हम चाहते हैं, तो फिर आप चुप क्यों हो? क्योंकि अभी सही वक्त नहीं आया है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी है, इसे शोला बनने दो, फिर देखना ऐसी हवा दूंगी कि इन शोलों की लपटों में हर रिश्ता जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें सब्र से काम लेना होगा। और वैसे भी बेटा, हमारा मकसद वैष्णवी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि शील कुमार की सल्तनत को बर्बाद कर देना है, उनके सत्ता को हथियाना है। और वैसे भी हालात का इशारा यही कह रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा ये सपना पूरा होगा। वैष्णवी, तुमने मुझे अब तक नहीं बताया कि बड़ी माँ तुमसे क्या कह रही थी। कुछ खास नहीं दीदी, लेकिन जितना भी कहा उससे सुनकर लगता है कि वो ज्यादा मुझे पसंद नहीं करती है। नहीं वैष्णवी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बड़ी माँ के चेहरे पर मत जाओ। वो चेहरे से कठोर जरूर दिखती हैं, पर दिल से वो बहुत ज्यादा नरम है। पता है वैष्णवी, इस घर में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी को पसंद करती हूँ तो वो है बड़ी माँ। उनका प्यार दिखाने का तरीका एकदम ही अलग है, एकदम निराला। वो बिना कहे ही सब कुछ कह जाती है। शायद आप ठीक कह रही है, लेकिन उनकी खामोशी में एक अजीब से दर्द का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि मानो उनके दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है, जिसे वो चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकती। माता रानी करे जल्दी वो अपने इस बोझ से छुटकारा पा ले, ताकि वो भी अपनी जिंदगी खुले दिल से जिए। और दीदी, वो जो टूटा तो नहीं? क्या हुआ वैष्णवी? कुछ नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये ब्रेसलेट कहीं देखा है। नहीं वैष्णवी, ये तुम्हारा वहम है। ऐसा ब्रेसलेट किसी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े भैया ने खुद अपने हाथों से बड़े प्यार से अर्पिता भाभी के लिए बनवाया था। यहाँ तक कि अर्पिता भाभी इसे कभी अपने हाथों से उतारती भी नहीं थी। और जब इनका अंतिम संस्कार हुआ था ना, तब भी ये इनके ही हाथों में था। पर दीदी,
मुझे पूरा यकीन है कि मैंने ये ब्रेसलेट जरूर किसी के हाथ में देखा था। लेकिन कहाँ? किसके हाथ में? याद आया दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि स्टेशन पे वंश जिसके पीछे भागे थे, मैंने ये ब्रेसलेट उसी आदमी के हाथ में देखा था। पापा जी आपके पति हैं, इसीलिए उनके फैसलों के साथ जीना आपने सीख लिया। लेकिन बड़ी माँ, मैं आपकी तरह घुट-घुट कर नहीं जी सकती। आपने जिंदगी भर अपना पत्नी धर्म निभाया है, उस पति के लिए जिस पति की आप इज्जत तक नहीं करती, जिसके लिए आपके दिल में कोई श्रद्धा नहीं, कोई प्रेम भाव नहीं, उस पति के लिए आप सिर्फ एक झूठी जिंदगी जी रही हैं। बड़ी माँ, आजा। अरे प्रियंवदा, देखो ना, चांदी जब से गई है कमरा कितना बिखरा पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत करूं। जी घबराने लगता है बिखरे हुए कमरे को देखकर। भाभी, बिखरी हुई चीजें या बिखरी हुई जिंदगी? सच कह रही हो तुम। मेरी जिंदगी तो इस बिखरे हुए कमरे से भी बिखरी हुई है। मैंने तो अपनी जिंदगी को कतरों में जीना सीख लिया था, लेकिन आज मेरी आंखों के सामने एक बार फिर मेरा परिवार बिखर रहा है। समझ नहीं पा रही हूँ कि इस टूटे हुए रिश्तों को बिखरने से कैसे रोकूं। तुम तो जानती हो, कई साल पहले भी इसी तरह से टूटकर बिखर गया था मेरा परिवार, और मैं बेबसी देखती रह गई थी, और जिंदगी का एक कोना टूटकर बिखर गया था। आज भी वो दिल का कोना खाली है प्रियंवदा। डरती हूँ आज भी कोई दिल का कोना खाली ना हो जाए। इस खालीपन से डर लगता है प्रियंवदा। संयुक्ता ठीक ही कह रही है, मेरे दिल में मेरे पति के लिए कोई इज्जत नहीं। एक छोटी जिंदगी जी रही हूँ मैं, खालीपन से भरी हुई खोखली जिंदगी। समझ में नहीं आता कैसे भरूं इस खालीपन को। ऐसे क्या करूं जिससे ये बिखराव थम जाए। अब कुछ और खोने की ताकत नहीं है मुझ में। अब कुछ और खोने की ताकत नहीं है मुझ में। भाभी, बस भाभी। वैष्णवी, अरे भाई आप यहाँ? सब लोग कहाँ गए? डिनर का टाइम भी हो गया है और कोई नजर भी नहीं आ रहा है। सब यही है वंश, आते ही होंगे। क्या बात है भाई, आप थोड़े परेशान से लग रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ, सब ठीक है यार। मैं तो बस यूं ही।
पंच बेटा, अच्छा हुआ तुम यहीं आ गए। जाओ जाके वैष्णवी को ले आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। जी छोटी माँ। और माँ, कैसा चल रहा है? बिल्कुल परफेक्ट, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है माँ, ये सब आपका भ्रम है, आपकी नजरों का धोखा है। आप समझ नहीं रही हो माँ, धीरे धीरे आप भी सबकी तरह उस लड़की के जाल में फंसती जा रही हो। बकवास बंद करो मोक्ष, मुझे अपने जाल में फंसाना बच्चों का खेल नहीं है। वो लड़की मेरा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, इसीलिए बेसिर पैर के ख्याली घोड़े दौड़ाना बंद करो और आराम से बैठ के तमाशा देखो, क्योंकि मैं जानती हूँ अब आगे मुझे उस लड़की के साथ क्या करना है, समझे? माँ, आप समझ नहीं रही हो। समझ तो तुम नहीं रहे हो मोक्ष, मैंने तुमसे कहा ना, तुम इस मामले से दूर रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है माँ, अगर आप नहीं चाहती तो ना सही, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा और उन रास्तों पर वैसे नहीं चला जा सकता जैसे आप चाहती हैं। इसलिए ना मैं अब आपकी तरह वैष्णवी से झूठा अपनापन जता पाऊंगा और ना ही झूठा लगा। उसे अब हर पल सिर्फ मेरी नफरत और मेरे तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। वैष्णवी, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने वही ब्रेसलेट देखा था? हाँ दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उस आदमी के हाथ में ऐसा ही ब्रेसलेट देखा था, पर उस आदमी के हाथ में वो ब्रेसलेट पहुंचा कहाँ से? यही सोचकर तो मैं हैरान हूँ। अगर ये बात सच है तो फिर सच का पता लगाना होगा कि अर्पिता भाभी का ब्रेसलेट आखिर उस आदमी के हाथ में कैसे आया। वैष्णवी! दीदी, मैं चलती हूँ। दीदी, आपसे एक विनती है कि आप इस बारे में वंश से कुछ जिक्र मत करिएगा, वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी उनसे इस बारे में बात की थी, वो नाराज हो गए थे। उनकी इसी नाराजगी की वजह से मुझे उस आदमी पे शक हुआ था, लेकिन मैं चुप रही। अच्छा किया वैष्णवी, किसी भी ऐसी बात को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए जिससे पति नाराज हो। तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं वंश भैया को कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा, आप जल्दी से अपने प्यारे से पतिदेव के पास जाओ। वैष्णवी, कहाँ रह गई तुम? देखो ना कितनी बेचैनी से तुम्हें आवाज लगा रही। जाओ। वैष्णवी! जी आई, चलती हूँ। अरे वैष्णवी, तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हें बुला रहा था। वो बस मैं गौरी के रूम में थी, उसे सुला रही थी। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं, बहुत ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ वैष्णवी, बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम नहीं जानती हो वैष्णवी, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला लिया है। बताइए ना। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? नहीं, मैं तुमसे वो बात यहाँ नहीं कह पाऊंगा। एक्चुअली थोड़ा सा नर्वस हूँ। एक काम करते हैं, अंदर चलो, वहां मैं तुम्हें अकेले में अपने दिल की सारी बातें बता पाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। देखो, मेरी बात का मजाक मत उड़ाओ। हाँ वैष्णवी, सच में आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
एक ऐसी बात जिसे मैंने आज तक किसी और से नहीं कही। एक्चुअली आज मैं तुम्हें उस लड़की का नाम बताने वाला हूँ जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, दिल से। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। चलो। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हैरान मत हो, ये लाइट्स मैंने जानबूझकर बंद किया है क्योंकि आज जो मैं तुम्हें कहने वाला हूं वो मेरे लिए आसान नहीं है। शायद मैं तुम्हें भी ये बात नहीं कह पाता। इन चंद दिनों में हम एक दूसरे के इतने करीब हो गए हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को इतनी अच्छी तरह से समझने लगे कि अगर ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो ये मेरे लिए बेईमानी होगी। जानती हो, जब हमारी दोस्ती हुई तो मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि मुझे एक शख्स मिल ही गया जिसके ऊपर मैं अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझे मेरे हर कमी, हर कमजोरी के साथ अपनाया है। वैष्णवी, ये मैं नहीं जानता मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुम्हें मेरी हर बात जानने का हक भी है। आप कहना क्या चाहते हैं? वैष्णवी, मैं किसी से बहुत प्यार करता था। हाँ वैष्णवी, मैं एक लड़की से बेहद प्यार करने लगा हूं, शायद अपने आप से भी ज्यादा। मैंने आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया है जैसा मैंने उस लड़की के लिए किया है। और वो लड़की तुम हो वैष्णवी। आज तक मैंने तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी, जीवन संगिनी अपने मन से स्वीकार करता हूँ।